नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। जैसा कि हमने काफ़ी पीछे की वीडियो के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना होगा। आज हम एक नए सिरे से और नए टॉपिक की बात करेंगे जो कि हमारे सामने लिखा हुआ बोर्ड पे है, अरबी लेखक। हमने पीछे बहुत सारे साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हम आपसे कहे कि बहुत सारी इतिहास की जानकारियाँ इकट्ठी करी हैं मेरे बच्चों, और विभिन्न प्रकार की जानकारियों के माध्यम से भारतीय इतिहास को हमने जाना है मेरे विद्यार्थियों। इतिहास की क्या दशा रही है, इतिहास किस प्रकार का रहा है, और ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी धीरे धीरे से इकट्ठी हम सभी बच्चे कर रहे हैं यहाँ। मेरे बच्चों, भारतीय इतिहास के बारे में हमने जाना और उसके बाद प्राचीन भारत के बारे में हमने जाना, और इस प्राचीन भारत से विभिन्न प्रकार के हमने वेदों के बारे में जानकारी इकट्ठी करी। इन वेदों से हमें पता लगा कि भारतीय इतिहास किस प्रकार से रहा होगा, किस प्रकार से इतिहास की दशा रही होगी, और इस इतिहास की दशा के अनुसार किस प्रकार से यहाँ की जीवन शैली, यहाँ का जीवन रहा होगा। हम प्राचीन भारत के इतिहास से ये सारी चीज़ें जान पाए हैं मेरे बच्चों। हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के माध्यम से जान पाए थे कि भारतीय इतिहास किस प्रकार से रहा होगा मेरे बच्चों। इस लूसेंट की बुक का पूरा निचोड़ हम इस बोर्ड के ऊपर लिख के पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों। स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ टीचर आपके साथ स्मार्ट जुड़ा हुआ है मेरे बच्चों। तो जो कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ आपने सीखा होगा मेरे बच्चों। और उसी चीज़ों के सीखने के बाद आज हम नए टॉपिक तरफ बढ़ चुके हैं। पीछे की बात करें, पीछे का रिवीजन करें, तो हम आपको बताएं कि ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे, और इन ऐतिहासिक स्रोतों में हमने कई ऐसी जानकारियां इकट्ठी करी इन साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से, जो कि हम आज जान पाए हैं भारतीयों की दशा क्या रही होगी। किस प्रकार से इतिहासकारों, रचनाकारों के माध्यम से हम जाने हैं कि किस प्रकार से जीवन शैली रही होगी। विधवाओं का क्या पुनर्विवाह होता होगा, क्या स्त्रियों की किस प्रकार की दशा रही होगी, किस प्रकार से पुरुषों का जीवन काल बीतता होगा, इस पर किस प्रकार की जाति व्यवस्था रही होगी, कैसा वर्ण व्यवस्था रही होगी, और किस प्रकार से व्यक्तियों का जीवन काल बीत रहा होगा मेरे बच्चों। इतिहास हमें सिखाता है कि हम पूर्वावस्था में किस प्रकार की जीवन शैली को धारण करे थे। इतिहास हमें सिखाता है कि हमने किस प्रकार के जीवन को अपने अंदर धारण किया है। इतिहास हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमने पिछले कुछ समय पहले हमारा जीवन का आधार किस तरीके से लोगों के साथ संस्कृति जुड़ी हुई थी। इतिहास हमें सिखाता है कि हमारा जीवन चारित्रिक रूप से किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जीवन को जिया होगा मेरे बच्चों। इतिहास हमें सिखाता है, इतिहास हमें बताता है क्या हम किसी संस्कृति को छोड़ तो नहीं गए हैं, क्या हम किसी संस्कृति को भूल तो नहीं गए हैं, क्या किसी संस्कृति को हम छोड़ तो नहीं रहे हैं जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी जान ही ना पाए कि कुछ भारत में या हमारी संस्कृति में ये चीज़ें भी हुआ करती थी मेरे बच्चों। इतिहास ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे कई कई ग्रंथों के माध्यम से हमने इतिहास को बड़ी बखूबी अच्छी तरह से इनकी जानकारियों को इकट्ठा कर पाया मेरे बच्चों। फिर हमने ये साहित्यिक स्रोत और ये विभिन्न प्रकार के हमने ग्रंथों के बारे में जाना। उसके बाद हम आपको बताएं कुछ ऐसे ग्रंथ हुए जो कि आर्यनक उपनिषद के बारे में रहे हैं। हमने जब विभिन्न प्रकार के इन 4 ग्रंथों, 4 वेदों को पढ़ा, फिर उसके बाद आर्यनक, और हमने आर्यनक के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ के साथ साथ उपनिषदों के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी करी। इनसे हमें पता लगा कि भारतीय इतिहास किस प्रकार से रहा होगा, और इनमें बहुत सारे साक्ष्य ऐसे प्राप्त हुए कि किस प्रकार से व्यक्ति की स्थिति और मनोदशा रही होगी मेरे बच्चों। विदेशी स्रोत आए, इन विदेशी स्रोतों के माध्यम से हमने जाना कि हमारा इतिहास किस प्रकार से रहा। पुराणों के माध्यम से हमने जाना कि हमारा इतिहास कैसे रहा। विदेशी यात्रियों की बारे में बात करेंगे, जो एक व्यक्ति हुआ करते थे टेसियस, है ना, एक व्यक्ति हुआ करते थे हेरोडोटस, एक व्यक्ति हुआ करते थे फाहियान, और भी व्यक्ति कई ऐसे हुआ करते थे हेनसोंग, है ना, कई ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे, कई ऐसे लेखक हुआ करते थे जिनके माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की जानकारियों को इकट्ठा करा, और हम जान पाए हैं कि किस प्रकार से जीवन शैली रही होगी मेरे बच्चों। डाइमेकस और ये ऐसे कई लेखक रहे हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को लिखा है, और बारी बारी से हम लोग पढ़ते चले आए, हम लोगों ने जानकारी इकट्ठी करी है। ये कई टॉपिक हमने पढ़ लिए। उस कई टॉपिक के पढ़ने के बाद साहित्यिक स्रोतों में हम अंतिम टॉपिक पर आ गए हैं, और ये अंतिम टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ अरबी लेखक।
यहाँ लूसेंट की बुक में आपको दो ही अरबी लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, पहले अल बरूनी और दूसरे इब्न बतूता। इब्न बतूता और अल बरूनी दो ऐसे अरबी लेखक रहे हैं। इन अरबी लेखकों के माध्यम से भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है मेरे बच्चों। किस प्रकार से जानकारी इन्होंने दी, कैसी जीवन शैली भारत की रही होगी, किस प्रकार से इतिहास हमारा रहा होगा, आज हम एक एक पॉइंट के साथ लिखना शुरू करेंगे मेरे बच्चों। जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितनी चीज़ों को हम सिखा रहे हैं, बारी बारी से एक टॉपिक को आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और प्रत्येक टॉपिक को तरीके के साथ एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट बनाकर आप सभी बच्चे लिख रहे होंगे। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी मेरे बच्चों। एक पॉइंट हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, एक बिंदु को हम आपके सामने दर्शा रहे हैं, उसको ध्यान से समझने की और सीखने की कोशिश है। प्रेजेंट वर्तमान समय में कुछ परीक्षाएं चल रही हैं। पहले तो इन परीक्षाओं के लिए आप सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई कि आप एक अच्छे पद पर तैनात होने वाले हैं मेरे बच्चों। ये जिंदगी यूं ही नहीं मिल जाती है, बड़ा कठिन संघर्ष करना पड़ता है जीवन को जीने के लिए मेरे बच्चों। और आपने तमाम कोशिशें की होंगी, तमाम मेहनत की होगी, रातें अपनी खोई होंगी, ऐसी कई रातें आप जगे होंगे जिनके माध्यम से, जिनकी वजह से आप पढ़ पाए हैं, उनको भी अपना समर्थन देने की कोशिश करेंगे जब आप किसी अच्छे पद पर तैनात हो जाएंगे। कई ऐसे लोग आपके साथ जुड़े होंगे जिनकी वजह से आप यहाँ पहुँच पाए हैं, जिनकी वजह से आपने इन मुकामों को, जिन कठिनाइयों को दूर कर हासिल किया है, जिन परेशानियों को आप जूझ कर यहाँ आ पाए हैं, जिनसे लड़ करके आप जीत पाए हैं, जिन दिक्कतों का सामना करके आप पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं मेरे बच्चों। आज जब आप एक अच्छी पद पर तैनात होंगे, कभी उनको भूलना नहीं है। जिन्होंने आपकी मेहनत की, जिन्होंने जो आपके साथ जुड़े रहे हैं, जीवन चरितार्थ किया, जिन्होंने अपने अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ ईमानदारी से जुड़े रहे हैं, कभी उनको भूलना नहीं है। और आपका सम्मान उनके दिल में, और उनके दिल में आपका सम्मान यूं ही हमेशा आखिर पर्यंत तक बना रहे मेरे बच्चों। आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे मेरे बच्चों। तो फिर जितने भी आने वाले एग्ज़ाम, बहुत जल्दी एग्ज़ाम है। अभी परीक्षा एक आगे 2-1 दिन में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी किसी भी एग्ज़ाम की, और वो एग्ज़ाम की परीक्षा आप देने जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि उसमें काफ़ी भर्ती निकली थी और वो भर्ती एक बार कैंसिल हो गई, किसी भी कारणवश वो परीक्षा निरस्त हो गई। वो परीक्षा फिर से री एग्ज़ाम के रूप में दोबारा कराई जा रही है। तो कि जिसका पेपर कल से प्रारंभ होगा, 23 अगस्त 2024 से प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी बच्चे अच्छे से पेपर दें। आप सभी के लिए मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं। जीवन में आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे तक चलें। तो मेरे बच्चों, लूसेंट की बुक का एक टॉपिक बच गया था, साहित्यिक स्रोतों से अरबी लेखक। तो अरबी लेखक क्या रहे हैं, इन अरबी लेखकों के माध्यम से आप कैसे जान पाए हैं भारतीयों का इतिहास किस प्रकार रहा है, और इसके साथ साथ हम इसकी भी जानकारी इकट्ठी करने वाले हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे हम अल बरूनी की। अल बरूनी यह महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। और आपको बताएं, जो अल बरूनी था वो अल बरूनी ख्वारिज्म या खीब का रहने वाला था। ये ख्वारिज्म और खीब वर्तमान समय में तुर्कमेनिस्तान की जगह है। ये तुर्कमेनिस्तान में वर्तमान समय में स्थित हैं। अल बरूनी वहाँ का रहने वाला एक लेखक, अरबी लेखक था, जिसने अपनी एक कृति लिखी, और एक कृति या किताब कह सकते हैं, जिसका नाम है हकीकत हिंद। इस हकीकत हिंद को लिखा और इसमें इतनी सारी जानकारियाँ लिख डाली, भारतीय स्थिति के बारे में, भारतीय दशाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा। बारी बारी से एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट सीखने वाले हैं बच्चों। तो तहकीक हिंद को हम किताब उल हिंद भी कहते हैं मेरे बच्चों। इस तहकीक हिंद को हम किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं। और ये लिखी गई किसके द्वारा है? अल बरूनी के द्वारा। बच्चों, अल बरूनी के बहुत महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक स्रोत है, जो कि ऐतिहासिक स्रोत के नाम से जाना गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करने वाले हैं। ऐतिहासिक स्रोत की, इतिहास की, भारतीय इतिहास की जानकारी इकट्ठी करने वाले हैं मेरे बच्चों। देखिए जनाब, सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी कृतियों के बारे में। हमने बताया तहकीक हिंद और किताब उल हिंद के नाम से मशहूर है। ये सभी जगह इसको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन, ये प्रश्न ये पूछा जाता है मेरे बच्चों। इसके अंतर्गत धर्म, दर्शन, खगोल, त्योहार, रीति रिवाज, विज्ञान, सामाजिक प्रथाएं आदि आदि की जानकारी प्राप्त होती है। आपको बताएं कि उस समय भारतीय स्थिति में
भारतीयों का धर्म किस प्रकार से रहा होगा, कितने धर्म के लोग भारतीय में निवास कर रहे होंगे, या मैं कहूँ भारतीय धर्म में किस प्रकार से विविधाएं या किस प्रकार के लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे होंगे। ये आपको किताब उल हिंद में, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, अल बरूनी की कृति है, जिसके अंतर्गत इन विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखा गया है। हम खगोल की बात करें, खगोल विज्ञान इसके अंतर्गत आया, त्योहार आया, रीति रिवाज आए, विज्ञान भी इसके अंतर्गत दिया गया है, सामाजिक प्रथाएं और सामाजिक जीवन। सामाजिक प्रथाओं के बारे में आपको बताएं किस प्रकार से व्यक्तियों का जीवन शैली रही होगी और जीवन में किस सामाजिक जीवन किस प्रकार से रहा होगा। क्या कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति संबंध रखता होगा, अगर जो संबंध था वो किस प्रकार का संबंध था, नर्म भाव के साथ था या गर्म भाव के साथ था, ये दोनों भाव यहाँ दर्शाए गए होंगे बच्चों। क्या कोई पुरुष या कोई महिला किसी दूसरे पुरुष या महिला से किस प्रकार से अपना व्यवहार रखते होंगे, उस समय की बात इसमें वर्णित की गई, लिखा गया है। आपको बताएं इसके अंतर्गत भारतोल पद्धति के बारे में भी लिखा गया है, जिसको मापन विधि कहा गया है, और इसमें मूर्ति कला के बारे में भी बताया गया। मेरे बच्चों आप सोचिए, अल बरूनी की बात कह रहे हैं और ये बहुत पुरानी बात है, उस समय की बात है जहां से मौर्य प्रशासन की पहले की, उसके लगभग के आसपास की बात है मेरे बच्चों। उस समय मूर्ति कला किस प्रकार से किस चरम सीमा पे रही होगी या किस प्रकार से वर्णन रहा होगा, ये अल बरूनी ने बताया। क्या लोग वास्तविक रूप से चित्रांकन किया करते थे? क्या लोग वास्तविक रूप से चित्र बना लिया करते थे? क्या लोग इतने पढ़े लिखे थे? क्या उस समय ये व्यवस्थाएं इतनी मजबूत थीं? क्या उस समय ये लोग इतने पढ़े लिखे हुआ करते थे? ये सारी बातें हम इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से जान पाएंगे मेरे बच्चे। आपको बताएं, जो कानून की बातें हैं, मापन तंत्र की बातें हैं और विज्ञान की बातें हैं आदि, इसमें लगभग मैं आपको बताऊं 80 अध्यायों के स्रोतों के वर्णनों के बारे में जानकारियां हासिल हुई हैं। लगभग 80 अध्याय इसमें दिए गए हैं। 80 अध्यायों मतलब 80 जगहों से 80 स्रोत 80 ऐसी कई सारे विभिन्न महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में जानकारियां दी गई मेरे बच्चों, और हमने जाना, हमने सीखा है। आपको बताएं, उस समय भारत में राजपूत कालीन शासन शुरू हो गया था। उस समय इस बुक में, जिसका नाम आपने दिया तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, इसके अंतर्गत राजपूत कालीन शासन पर जो या उस समय की बात है, यहाँ रीति रिवाज ऐसे कई बहुत महत्वपूर्ण जो प्रथाएं रही होंगी, इन पर बड़ा सुंदर प्रभाव डाला है और बड़ा सुंदर प्रकाश डाला है। बहुत सुंदर कृति लिख डाली इन्होंने। मेरी बात समझ में आई सभी को? इसके बाद हम बात करेंगे नए व्यक्ति की, जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता एक अरबी लेखक हुआ करते थे, और मैं बताऊं इब्न बतूता एक अरबी लेखक हुआ करते थे। आप सभी को पता है कि ये कहां से आए थे, किसके शासनकाल में आए थे। बारी बारी से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आपको बताएं, इनके द्वारा एक वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा गया है, और ये वृत्तांत जो लिखा गया है वो रहला नामक पुस्तक में वर्णित किया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि इब्न बतूता के बारे में डिटेल में जानकारी जो आपको प्राप्त होगी, वो मैं आपको आगे आने वाले प्रशासन में आगे आने वाली हिस्ट्री, इतिहास के कुछ स्रोतों के बारे में, जब किसी साम्राज्य के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ डिटेल से पढ़ा देंगे। बस यहाँ ऐतिहासिक स्रोतों की बात कर रहे हैं केवल, इसलिए यहाँ बहुत सारी जानकारी नहीं देंगे। बस आपको इतना बताएंगे कि इनसे किस प्रकार से ऐतिहासिक जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई हैं मेरे बच्चों। इब्न बतूता ने एक वृत्तांत लिखा जो कि अरबी भाषा में था, और ये अरबी भाषा में लिखा हुआ वृत्तांत जो था उसका नाम रहला था। ये वर्णन रहला नामक पुस्तक है, मैं कहूँ रहला नामक वृत्तांत में ये वर्णन कर डाला उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जीवन शैली रही होगी मेरे बच्चों, किस प्रकार से यहाँ का जीवन रहा होगा, या इन्होंने अपना पूरा वृत्तांत। मैं एक बात आपसे कहूँगा, अर्थात मैं ये कहूँ कि वृत्तांत से आप अर्थ ऐसे लगा लीजिए, इन्होंने पूरी जो यात्रा करी है उस यात्रा के समय जिन जिन लोगों से मिले या जो व्यवस्थाएं इन्होंने देखी वो सब इसमें रहला में लिख डाला। एक पॉइंट की बात है, समझते रहिएगा। इन्होंने 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला, और आपको बताएं उस समय मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT के नाम से जाना जाता है, सबसे मूर्ख राजा अगर कोई रहा है तो यही बेचारा रहा है। लेकिन आपसे कहें मूर्ख तो नहीं कह सकते, और दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा अगर राजा कोई रहा है तो यही रहा है MBT। इसने अपनी 5 ऐसी व्यवस्थाएं तैयार करी वर्तमान समय में, उस समय में
कि पांचों की पांचों व्यवस्थाएं इसकी फेल हो गई। किस तरीके से फेल हुई, आगे आने वाले टाइम में जब MBT मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार से वहां का प्रशासन चलाया और अपने प्रशासन में किस प्रकार की चीजों को रखा गया और कैसे कैसे ये इसका प्रशासन धीरे धीरे नष्ट होता चला गया और बेचारा एक समय ऐसा आया कि इसकी मृत्यु हो गई और ये दुनिया छोड़ के चला गया। मेरे बच्चों, इस मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप पढ़ना मत छोड़िएगा, आप चीजों के साथ बने रहिएगा, आपको डिटेल में हम जानकारी देते रहेंगे और आगे आने वाले टॉपिक के साथ इसको जोड़ के हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले। अभी केवल इसके बारे में साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो फिर MBT ने इब्न बतूता को काजी या न्यायाधीश के रूप में अपने यहां किसी इस पद पर नियुक्त कर लिया। किसने नियुक्त किया था? MBT ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको? इब्न बतूता को अपने यहां काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ही होशियार और नेक दिल का व्यक्ति उनके हिसाब से था, इसलिए उन्होंने यहां नियुक्त कर दिया था। आगे चलते हैं कि पद पर नियुक्त किया था किसको? इब्न बतूता। किसने? MBT ने। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य लेखक हैं जिनके माध्यम से हम जान पाए हैं भारतीय इतिहास को। एक नाम जुड़ता है तारानाथ। ये तारानाथ तिब्बती लेखक थे और इन्होंने 2 ग्रंथ लिख डाले, एक का नाम था कयुंगर और एक का नाम था तयुंगर, ठीक है ना। ये 2 कयुंगर और एक तयुंगर नामक के 2 ग्रंथ इन्होंने लिखे। इन 2 ग्रंथों को लिखने के बाद इन्होंने काफी ऐसी भारतीय संस्कृति, भारतीयों के बारे में जानकारी दी और एक आखिरी, आज के टॉपिक के आखिरी लेखक हैं जिनका नाम है मार्को पोलो। ये मार्को पोलो भारत में 13वीं शताब्दी के अंत में लगभग पांड्य देश की यात्रा पर आए थे और पांड्य देश की यात्रा में तो आप समझ गए होंगे कि पांड्य देश की यात्रा के समय जब आए होंगे तो पांड्य इतिहास के में जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है? मार्को पोलो के द्वारा हमें प्राप्त होती है। मेरे बच्चों, तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं और बारी बारी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं किस प्रकार से, एक एक टॉपिक को हम दोबारा से फिर से रिपीट कर रहे हैं, शांति से बैठे रहिएगा और चीजों को समझते रहिए। सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक कौन था? आपका आंसर होगा अल-बरूनी। उसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल-बरूनी भारत में किसके साथ आया था? आपका आंसर होगा गजनवी के साथ आया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ख्वारिज्म या खीव में रहने वाला अरबी लेखक कौन था जो कि भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था? आप बताओगे साहब अल-बरूनी था। आपको बताएं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तहकीक हिंद या किताब उल हिंद किसके द्वारा, किसकी कृति है, किसके द्वारा रचित है? आप बताओगे अल-बरूनी के द्वारा रचित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल-बरूनी के द्वारा रचित किसी एक कृति का नाम बताइए या फिर एक अल-बरूनी के द्वारा रचित एक कृति लिखी होगी, ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं तहकीक हिंद या किताब उल हिंद मिल जाएगा। मेरे बच्चों, आप डिटेल से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और इन टॉपिक को नोट करते रहिए। मैं गारंटी देता हूं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आपको 110% फंसने वाला इन्हीं टॉपिक से, केवल इतने ही बोर्ड पे लिखा है, इससे ही। तो तैयारियां शुरू करते रहिए, डरिए घबराइए नहीं, और एग्जाम आएंगे और मैं आपसे कहूँ सरकारें आएंगी और जाएंगी, बस ये देश और ये शिक्षा बनी रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मेरी बात को देखते हैं जरा। इस तहकीक हिंद में धर्म, दर्शन और खगोल, त्योहार, रीति रिवाज, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र और इन विभिन्न प्रकार के 80 अध्यायों का दर्शन कराया गया है। इतनी सारी बातें कही गई हैं। अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इब्न बतूता से। इब्न बतूता के द्वारा वृत्तांत एक अरबी भाषा में लिखा गया रहला। आपसे क्वेश्चन बनेगा रहला किसके द्वारा रचित है? आप कहोगे इब्न बतूता। या इब्न बतूता के द्वारा रचित एक वृत्तांत, एक लेख है जो क्या है उसका नाम बताइए, तो आप बताओगे रहला। अगला क्वेश्चन है कि इन्होंने 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप और सामाजिक पर प्रकाश डाला, तो किसने डाला था? इब्न बतूता ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने किस अरबी लेखक को अपना काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? क्वेश्चन बनेगा MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस अरबी लेखक को अपना काजी या फिर न्यायाधीश नियुक्त किया था? आपका आंसर होगा इब्न बतूता को नियुक्त किया था। बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे और इन्होंने कयुंगर और तयुंगर नाम की 2 ग्रंथ लिखे। आपसे प्रश्न बनेगा कयुंगर और तयुंगर नाम के 2 ग्रंथ किसके द्वारा रचित हैं? आपका बड़ा प्यारा सा आंसर होगा तारानाथ। एक आखिरी प्रश्न है
कि पांड्य इतिहास के बारे में भारत में आकर जो जानकारी जो लिखा है या इसकी जानकारी किसके द्वारा रचित है, आपका आंसर होगा मार्को पोलो। अर्थात पांड्य इतिहास की जो जानकारी प्राप्त होती है वो किसके द्वारा रचित है या किसके द्वारा मिली है, मार्को पोलो के। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों ये आखिरी टॉपिक था, खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पुरातात्विक संबंधी साक्ष्यों के, उसमें विभिन्न प्रकार की बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट और बहुत सारे क्वेश्चनों को सीखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आज के टॉपिक, आज के बिंदु, आज के फैक्ट, आज के ये पॉइंट आपको बड़ी आसानी से और तरीके के साथ समझ में आए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप एक एक फैक्ट, एक एक पॉइंट लिख रहे होंगे मेरे बच्चों। आप लिखते रहिए, समझते रहिए और बहुत शानदार तरीके से पढ़ते रहिएगा और जितना मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहिएगा मेरे बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, बताएं कि आपको किस टॉपिक की और आवश्यकता है। अगर आपको कोई और बुक पढ़नी है तो आप जरूर बताएं कि सर इस बुक से भी पढ़ाना, इस बुक से भी रिवीजन कराना शुरू कर दीजिए मेरे बच्चों, तो हम उसको पढ़ाना और इसका रिवीजन कराना इसी बोर्ड पे शुरू कर देंगे मेरे बच्चों। बस आपके कमेंट्स का इंतजार है, आपको किस बुक का और रिवीजन चाहिए, मैं यहाँ रिवीजन कराना शुरू कर दूंगा। तो जैसा कि हमने सीखा और जाना, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी है, तो अपनी वाणी को यही विराम देते मिलते कल अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।